गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। यह है क्लास 12th के इतिहास के का अध्याय 2 का भाग 6। इसके अंतर्गत आज हम जानेंगे मूल बातें, यानी कि जो मूल बातें इतिहास लेखन की मूल बातें हैं या इतिहास जो लिखी जाती है उसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है। आखिर जैसे जिसमें कि पहला टॉपिक क्या है कि अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है। अभी तक हम अन्य बातों के अलावा अभिलेखों के अंशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। जैसे कि बीच बीच में हमने देखा कि अभिलेख के अंश दिए हुए हैं इस चैप्टर में। लेकिन अब प्रश्न यह आता है कि इतिहासकारों को यह कैसे ज्ञात होता है, यानी कि यह कैसे मालूम होता है कि अभिलेखों पर क्या लिखा है। तो इसको जानते हैं। तो सबसे पहले है ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। ब्राह्मी लिपि का अध्ययन आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त यानी कि प्रयोग किए जाने वाले लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। सभी लिपि मतलब चाहे कोई भी लिपि आप जो देख रहे हैं भारतीय भाषाओं की, उसकी सभी की जड़ क्या है, कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है। अब ये ब्राह्मी लिपि को किस तरीके से, यहाँ पे देखिए अशोक के अभिलेख ऊपर दिया गया है और ब्राह्मी लिपि को देवनागरी लिपि में कन्वर्ट करके बताया गया है यहाँ। अब जैसे कि देखिए क के लिए यह है, क के लिए ऐसा निशान, यह है च, फिर ये ढ, द और आगे इस तरीके से ये इस म और ये र के लिए प्रयोग किया जाता था। ऐसा इन्होंने अर्थ निकाला था। ब्राह्मी लिपि 18वीं सदी से यूरोपीय 18वीं सदी का मतलब 1701 के बाद से यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से, यानी कि भारत के जो पंडित लोग थे, विद्वान थे, उनकी सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपि मतलब जो पहले के समय में जो लिपियां लिखी जाती थी उसे पांडुलिपि कहते हैं। पुरानी लिपियों को पांडुलिपि के नाम से जाना जाता है। तो पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया और उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूने से तुलना शुरू की। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे हैं, जबकि प्राचीनतम यानी सबसे पुराने अभिलेख वस्तुतः किसमें थे? प्राकृत में थे। प्राकृत भाषा है, प्राकृत भाषा में लिखे हुए थे। फिर कई दशकों के बाद, यानी कई 10 वर्षों के बाद, 10 वर्षों के समय को दशक कहते हैं, तो कई दशकों के बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम, यानी बिना थके हुए लगातार परिश्रम करने के बाद जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के समय की ब्राह्मी लिपि को 1838 में इसका अर्थ निकाल लिया कि इसमें ये कहा गया है। अब देखिए, एक तो ब्राह्मी लिपि, दूसरी थी खरोष्ठी लिपि। तो खरोष्ठी लिपि को कैसे पढ़ा गया? पश्चिमोत्तर, यानी पश्चिमोत्तर का मतलब पश्चिम और उत्तर के अभिलेखों में प्रयोग की गई खरोष्ठी लिपि के पढ़े जाने की कहानी इससे अलग है, ब्राह्मी लिपि से अलग है। इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंद यूनानी राजाओं, जिसका समय लगभग द्वितीय से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व था, के द्वारा बनवाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने में आसानी हुई है। इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्ठी में लिखे गए हैं। यूनानी में भी लिखे गए हैं और खरोष्ठी लिपि में भी लिखे गए हैं। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया और उदाहरण के तौर पर जैसे कि दोनों लिपियों में अपोलोडोट्स का नाम लिखने में एक ही प्रतीक चिन्ह, जैसे कि अ है तो अ ही प्रयोग किया गया। चूंकि प्रिंसेप ने खरोष्ठी में लिखे
अभिलेखों की भाषा की पहचान प्राकृत के रूप में की थी, इसलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया। अब आगे देखते हैं। अगला क्या है? अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। इतिहासकारों एवं अभिलेख शास्त्रियों, अभिलेख शास्त्री किसे कहते हैं? जो अभिलेखों का अध्ययन करते हैं उन्हें अभिलेख शास्त्री कहते हैं। कि काम करने के तरीकों का पता लगाने के लिए आइए अशोक के 2 अभिलेखों को ध्यान से पढ़ें। अब अभिलेख एक, जिसमें पहला अभिलेख है, ध्यान से पढ़ने की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखिए, यह है स्रोत 10, राजा के आदेश, राजन देव नाम पिय पियदसी, यह कहते हैं। यहाँ पे अशोक का नाम नहीं है, उनका नाम यहाँ पे प्रयोग किया गया है देव नाम प्रिय, देवताओं का प्रिय, और प्रियदर्शी मतलब जिस जो कि दिखने में अच्छे हो, मनोहर, दिखने में अच्छे, मनोहर। अतीत में मसलों को निपटाने के लिए, अतीत मतलब पुराने समय में मसलों को निपटाने के लिए नियमित रूप से सूचना एकत्र करने की व्यवस्थाएं नहीं थी। ऐसा अशोक अपने अभिलेख में कहते हैं कि अतीत में मसलों को निपटाने और नियमित रूप से सूचना, यानी कि लगातार सूचना इकट्ठी की जाए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन मैंने निम्नलिखित व्यवस्था की है। लोगों के समाचार हम तक प्रतिवेदक यानी कि संवाददाता, मैसेंजर सदैव पहुंचाए मतलब कौन कौन से जगह पे पहुंचाए, चाहे मैं कहीं भी हूँ। कौन? अशोक यानी कि राजा कहीं पे भी हो, खाना खा रहा हूँ, अंतःपुर में हूँ, विश्राम कक्ष में हूँ, यानी कि आराम करने के लिए अगर चले गए हैं, गौशाले में हूँ, या फिर पालकी में मुझे ले जाया जा रहा हो, अथवा वाटिका में हूँ, वाटिका यानी कि बगीचा में हूँ, तो मैं लोगों के विषय का निराकरण यानी कि उसका फैसला हर स्थल पर करूँगा। अब यहाँ पे प्रतिवेदक शब्द का अर्थ संवाददाता बताया गया है, और आधुनिक संवाददाता की तुलना में प्रतिवेदक के दायित्व बहुत अलग थे। क्योंकि देखिए, आज के जो आधुनिक संवाददाता हैं, या जैसे कि डाकिया जो है, वो क्या है कि वो कभी अचानक से आपके यहाँ नहीं आ सकता, उसका एक लिमिट टाइम है कि उस समय से उस समय के बीच में ही, एक समय सुबह से लेके शाम के बीच में ही आपके पास कोई भी मैसेज लेके आएगा। और आज अगर जैसे टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो हमें मैसेज मिलता है, संदेश मिलता है, वो तो हमें कभी भी 24 घंटा के अंदर कभी भी मिल जाता है, और वो भी तुरंत मिल जाता है, द्रुत गति से। इसमें अशोक, देखिए स्रोत 10 में हमने ये पढ़ा कि इसमें अशोक का नाम नहीं लिखा गया है, इसमें अशोक के द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया गया है। जैसे कि देव नाम प्रिय, इसका मतलब है देवताओं का प्रिय, और प्रियदर्शी यानी देखने में सुंदर। अशोक नाम अन्य अभिलेखों में मिलता है, जिसमें उनकी उपाधियां भी लिखी हैं। इन अभिलेखों का परीक्षण यानी कि जांच पड़ताल करने के बाद अभिलेख शास्त्रियों से ने पता लगाया कि उनके विषय, शैली यानी कि लिखने का ढंग, भाषा, पुरालिपि विज्ञान यानी कि पुराने लिपि का जो विज्ञान होता है उसे पुरालिपि विज्ञान कहते हैं, सब में समानता है। यानी कि जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसकी विषय लगभग एक ही जैसी थी, लिखने का तरीका भी एक ही था, भाषा भी मिलती जुलती थी, और उनका जो है ना पूरा लिपि का जो विज्ञान था यानी कि लिपि जो थी लगभग एक ही जैसी थी, एक ही तौर तरीके का प्रयोग किया गया था। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन अभिलेखों को एक ही शासक ने बनाया। अब बनवाया था, कैसे पता चला? तो क्योंकि उसकी विषय, शैली, भाषा और पुरालिपि विज्ञान में समानता थी, यानी कि वो एक जैसे थे, इसलिए उससे पता चला, इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इन अभिलेखों को किसी एक ही शासक ने बनवाया है। आपने यह देखा होगा कि अशोक ने अपने अभिलेखों में कहा है कि उनसे पहले शासकों ने रिपोर्ट एकत्र करने की व्यवस्था नहीं की थी। यानी कि कोई भी
रिपोर्ट को इकट्ठा करने की बातें नहीं थी। लेकिन अशोक के पहले के उपमहाद्वीपीय इतिहास पर अगर विचार करें तो क्या आपको लगता है कि अशोक का यह वक्तव्य सही है? देखिए, बिल्कुल भी हम इस वक्तव्य को सही नहीं मान सकते, क्योंकि उससे पहले के अगर समय की बात करें तो मौर्य समय में भी जो संवाददाता उनका काम था बहुत ही सजग था और बहुत ही सुचारू रूप से चलता था। और उससे पहले भी कई सारे ऐसे राजा हुए जिनकी सूचना तंत्र काफ़ी मजबूत थी। इतिहासकारों को बार बार अभिलेखों में लिखे कथनों का परीक्षण करना पड़ता है ताकि यह पता चल सके कि उनमें लिखा है वह सत्य है, संभव है या फिर अतिशयोक्तिपूर्ण है। अतिशयोक्तिपूर्ण का मतलब बढ़ा चढ़ा के तो नहीं कहा गया है, इस बात की जांच करनी पड़ती है। क्या आपने ध्यान दिया कि कुछ शब्द ब्रैकेट में लिखे गए हैं? अभिलेख शास्त्री प्रायः वाक्यों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऐसा प्रयोग करते हैं। यह बड़े ध्यान से करना पड़ता है जिससे कि लेखक का मूल अर्थ बदल न जाए। इतिहासकारों को और भी परीक्षण करने पड़ते हैं और भी जांच पड़ताल करने पड़ते हैं। यदि राजा के आदेश यातायात मार्गों के किनारे और नगरों के पास प्राकृतिक पथों पर उत्कीर्ण मतलब कि उकेरे गए थे, तो क्या वहां से आने जाने वाले लोग उन्हें पढ़ने के लिए उस स्थान पर रुकते थे? अधिकांश लोग प्रायः पढ़े लिखे नहीं थे। क्या पाटलिपुत्र जो कि अभी वर्तमान में पटना है में प्रयोग किए गए प्राकृत उपमहाद्वीप के सभी स्थानों पर लोग समझते थे? क्या राजा के आदेशों का पालन किया जाता था? इन प्रश्नों के उत्तर पाना हमेशा आसान नहीं है। हो सकता है कि ऐसा होता हो, अधिकतर लोगों को प्राकृत भाषा की जानकारी हो। इनमें से कुछ समस्याओं के प्रमाण हमें अशोक के अभिलेख में मिलते हैं, जो कि स्रोत 11 यहाँ पे पहले आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। राजा की वेदना, यानी कि वेदना मतलब होता है कष्ट, ये हिंदी भाषा का शब्द है। वेदना यानी कष्ट, दुख। जब देव नाम प्रियदर्शी ने अपने शासन के 8 वर्ष पूरे किए तो उन्होंने कलिंग कहाँ है? इस समय उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र है कलिंग, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया? विजय प्राप्त की। अब उसमें क्या हुआ देखिए, उसके एक छोटी सी झांकी यहाँ पे बताई गई है कि 1.5 लाख पुरुषों को निष्कासित किया गया। निष्कासित मतलब वहाँ से निकाल दिया गया। 1 लाख मारे गए और इससे भी ज़्यादा की मृत्यु हुई। 1 लाख मारे गए और इससे ज़्यादा भी मृत्यु हुई। कलिंग प्रशासन स्थापित करने के बाद, यानी कलिंग प्रशासन अपना स्थापित किया, इन्होंने स्थापना की। उसके बाद देवनामप्रिय धम्म के गहन अध्ययन, धम्म के स्नेह, धम्म के उपदेश में डूब गए। यही देवनामप्रिय के लिए कलिंग की विजय का पश्चाताप है। देवनामप्रिय के लिए यह बहुत वेदनादायी यानी कष्टकारी और निंदनीय है कि जब कोई किसी राज्य पर विजय प्राप्त करता है तो पराजित राज्य का हनन होता है। हनन मतलब उसमें नुकसान होता है, वहाँ लोग मारे जाते हैं, निष्कासित किए जाते हैं, यानी कि वहाँ से बेदखल किए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि इसमें हमने देखा कि अशोक की वेदना यानी कष्ट के प्रतिबिंब के रूप में की जाती है। साथ ही यह युद्ध के प्रति उनकी मनोवृत्ति यानी कि मनोदशा, मन की जो दशा है उसमें परिवर्तन जो हुआ है उसको भी दर्शाता है कि जैसे इसमें नरसंहार के कारण उसके मन की स्थिति किस प्रकार से परिवर्तित हो जाती है, उनकी सोच कैसे बदल जाती है। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे कि यदि हम अभिलेख के शाब्दिक अर्थ के परे समझने का प्रयास करते हैं तो परिस्थिति और भी जटिल हो जाती है और भी कठिन हो जाती है। यद्यपि हालांकि अशोक के अभिलेख आधुनिक उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनकी वेदना को, उनके कष्ट को परिलक्षित यानी कि परिलक्षित करने के लिए वाला अभिलेख वहाँ नहीं मिला है। अर्थात यह अभिलेख उस क्षेत्र में नहीं उपलब्ध है जिस पर विजय प्राप्त की गई थी।
इसका हम क्या अर्थ लगाएं? क्या राजा की नव विजय की वेदना उस क्षेत्र के लिए इतनी दर्दनाक थी कि राजा इस मुद्दे पर कुछ कह न सका? हो सकता है, संभव है कि वहाँ पे उनकी वेदना इतनी अधिक थी कि वो वहाँ पे रह के उसके बारे में कुछ व्यक्त नहीं कर पाया हो। अभिलेख साक्ष्य की सीमा, यानी कि अभिलेख का जो सबूत मिलता है उसकी भी एक सीमा है। क्या आपको यह पता अब आपको यह पता चल गया होगा कि अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की भी सीमा होती है। कभी कभी इसकी तकनीकी सीमा होती है। अक्षरों को हल्के ढंग से उकेरा जाता है, यानी उत्कीर्ण किया जाता है, जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल होता है। साथ ही अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं, जिनसे अक्षर लुप्त हो जाएंगे, यानी गायब हो जाते हैं। इसके अलावा अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना सदैव, यानी कि हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होते हैं। यदि आप अभिलेख के शोध पत्रों को पढ़ें, शोध पत्र यानी कि रिसर्च पेपर को पढ़ें, तो इनमें से जिसका कुछ का उल्लेख काल रेखा 2 में किया गया है, तो आप पाएंगे कि विद्वान इनके पढ़ने की वैकल्पिक विधियों पर चर्चा करते रहते हैं। हालांकि कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन सभी के अर्थ नहीं निकाले जा सके हैं या प्रकाशित किए गए हैं या उनके अनुवाद किए गए हैं, यानी कि सभी के ना तो अर्थ निकाले जा सके हैं, ना ही उसको प्रकाशित किए गए हैं, ना ही उनके अनुवाद किए गए हैं। इसके अलावा अनेक अभिलेख रहे होंगे जो कालांतर यानी कि समय के बाद सुरक्षित नहीं बचे हैं। इसलिए जो अभिलेख अभी उपलब्ध हैं वह संभवतः कुल अभिलेखों के अंश मात्र है, यानी कि छोटा सा भाग है। इसके अतिरिक्त एक और मौलिक समस्या है। यह जरूरी नहीं है कि जिसे हम आज राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें अभिलेखों में अंकित किया गया हो। उदाहरण के तौर पर खेती की दैनिक प्रक्रियाएं, रोजमर्रा की जिंदगी के सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिलता है, क्योंकि प्रायः अभिलेख बड़े और विशेष अवसरों का वर्णन करते हैं। इसके अलावा अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनवाते थे। इसलिए इन अभिलेखों में व्यक्त विचारों की समीक्षा अन्य विचारों के परिप्रेक्ष्य में करनी होगी, ताकि अपने अतीत का बेहतर ज्ञान हो सके। अर्थात राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान मात्र अभिलेख शास्त्र से नहीं मिलता है। साथ ही इतिहासकार प्रायः प्राचीन और अर्वाचीन मतलब नवीन, नया, आधुनिक दोनों प्रकार के प्रमाणों पर आशंका व्यक्त करते हैं, यानी कि उनको शंका रहती है। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में 20वीं सदी के आरंभ में इतिहासकार प्रमुख रूप से राजाओं के इतिहास में रुचि रखते थे। 20वीं सदी के मध्य यानी कि उसके बीच यानी कि 1950 के आसपास आर्थिक परिवर्तन विभिन्न सामाजिक समुदायों के उदय के विषय में महत्वपूर्ण बन गए। हाल के दशकों में यानी कि कुछ दशक पहले की बात है कि ऐसे समुदायों के प्रति इतिहासकारों की रुचि बढ़ी है जो सामाजिक हाशिए पर, हाशिया मतलब एक छोर पर रहे हैं। इससे संभवतः प्राचीन स्रोतों पर पुनर्विचार किया जाएगा और विश्लेषण की नई विधियां विकसित होंगी। तो ये तो थी हमारी ये दूसरे चैप्टर। अब इसमें जल्दी जल्दी हम लोग काल रेखा को भी थोड़ा देख लेते हैं। काल रेखा एक। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक विकास के कालक्रम। यहाँ पे हर एक में आप देखेंगे लगभग लगा हुआ है। लगभग का मतलब ये होता है कि इसमें सही अंदाजा लगाना संभव नहीं है कि किस समय कौन सी जन विकास की गई, राजनीतिक और आर्थिक विकास किस तरीके से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि राजनीतिक और आर्थिक विकास अचानक से भी हो जाता है। तो उसमें देखते हैं सबसे पहले लगभग 600 से 500 ईसा पूर्व के बीच धान की रोपाई, गंगा की घाटी में नगरीकरण किया गया, महाजनपद और आहत सिक्के का भी विकास हुआ। लगभग 500 से 400 ईसा पूर्व में मगध के शासकों की सत्ता पर पकड़
और लगभग 327 से 325 ईसा पूर्व, लगभग 327 से 325 ईसा पूर्व सिकंदर का आक्रमण हुआ भारत पर। अब देखिए यहाँ पे इन तीनों को हम कैसे लिंक करेंगे, तो 600 से 500 यानी कि 100 साल में के दौरान ही धान की रोपाई, गंगा की घाटी में नगरीकरण, महाजनपद, आहत सिक्के। उसके 100 साल के बाद मगध के शासकों की सत्ता पर पकड़ हुई और उसके लगभग 170 साल के बाद, लगभग 173 साल के बाद सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। और सिकंदर के आक्रमण के 4 वर्षों के बाद यानी कि 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण हुआ, यानी कि राजगद्दी पर बैठे। और उसके लगभग 50 वर्ष से अधिक वर्षों के बाद, लगभग 268 से 231 ईसा पूर्व में अशोक का शासन हुआ और लगभग 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ। और लगभग 200 से 100 ईसा पूर्व में पश्चिम और उत्तर में शक शासन हुआ। दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य और दक्कन में सातवाहन का शासन हुआ। लगभग 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, यानी कि ये कह सकते हो कुल 300 वर्षों के दौरान पश्चिमोत्तर के शक यानी कि मध्य एशिया के लोग थे ये का शासक हुआ। रोमन से व्यापार हुआ, सोने के सिक्के बनवाए गए। लगभग 78 ईसा पूर्व कनिष्क का राज्यारोहण और इसी समय से शक संवत की शुरुआत हुई। लगभग 100 से 200 ईस्वी में सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमिदान के अभिलेखीय प्रमाण प्राप्त हुए। लगभग 320 ईस्वी में गुप्त शासन का आरंभ हुआ। लगभग 335 से 375 ईस्वी में समुद्रगुप्त का शासन था। लगभग 375 से 415 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उसका शासन था। और दक्कन में उसी समय में वाकाटक था, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था वाकाटक। लगभग 500 से 600 ईस्वी में कर्नाटक में चालुक्यों का उदय हुआ और तमिलनाडु में पल्लवों का उदय हुआ। लगभग 6 से 647 ईस्वी में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन चीनी यात्री स्वेन त्सांग की यात्रा हुई। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन का शासनकाल था, उसी समय में स्वेन त्सांग की भारत यात्रा हुई। लगभग 712 में अरबों की सिंध पर विजय की गई। उसके बाद आगे देखिए काल रेखा 2, अभिलेख शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति। 18वीं शताब्दी में 1784 में क्या हुआ कि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन हुआ। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन 1784 ईस्वी में हुआ। उसके बाद 1810 का जो दशक था, यानी कि 1801 से लेकर 1810 के बीच में कोलिन मैकेंजी ने संस्कृत और तमिल भाषा के 8000 अभिलेख एकत्र किए। 1838 में जेम्स प्रिंसिप, ये अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों का अर्थ लगाया। और 1877 में एलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के अभिलेखों के एक अंश को प्रकाशित किया, यानी कि उसको पब्लिश किया। 1886 में दक्षिण भारत के अभिलेखों के शोध पत्र यानी कि रिसर्च पेपर को एपिग्राफिया कर्नाटिका का प्रथम अंक प्रकाशित किया गया, यानी कि लिखा गया। और 1888 में एपिग्राफिया इंडिका का प्रथम अंक प्रकाशित किया गया। 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, 1965 से 66 में DC सरकार ने इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लोसरी प्रकाशित की। तो ये तो था अभी के
मतलब दूसरे चैप्टर का पूरा भाग और इससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। आप पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।